पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का जायज़ा लेते हैं। आज मार्केट सुबह एकदम थोड़ी सी ऊपर चली गई और फिर पहला हाफ जब तक ख़त्म हुआ तब तक काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती रही। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई, ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा वही बात है कि बहुत ज़्यादा बाइंग उस तरह लग नहीं रही थी कि थोड़ा सा ऊपर जा रही है। एकदम शुरू में तो चलेगी, लेकिन फिर भी कि जैसे एक थोड़ा सा ऊपर जाती है तो फिर कोई बेच देता है, फिर ऊपर जाती है फिर कोई बेच देता है। सेलिंग बाइंग इसी तरह चलती आ रही है। फिर भी जो है जुमे तक ठीक था, लेकिन जुमे के बाद जो है फिर मार्केट में डिप आना शुरू हुआ है और क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है। और ये डिप जो है देखें, अगर क्योंकि जब डिप को देखना होता है ये नहीं देखना होता कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 107 पॉइंट माइनस है, लेकिन ये 48,550 तक जाके जब 48,200 पे क्लोज होगी तो इसका मतलब है 350-400 पॉइंट्स माइनस हुई है। क्योंकि लोगों का तो कई दफ़ा वो ऊपर भी ख़रीद लेते हैं, उनको तो फिर ज़्यादा महसूस होता है। तो ये आज भी जो है ना अच्छा खासा फॉल महसूस हो रहा है जी। तो इसमें असल में हुआ ये कि जो हम कुछ अरसे से बात जिस पे कर रहे थे, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी वगैरह का सर्कुलर डेट पे, उसकी न्यूज़ एक आई और जिसका हमने कुछ खदशात का इजहार भी किया था। और उसका हम देख लेते हैं की अपडेट्स ओजीडीसी की। ठीक है, इसमें खाली ये वाला पोर्शन देखने की ज़रूरत है, सर्कुलर डेट। Several news articles have recently addressed the issue of circular debt settlement. We would like to clarify that as of this date, we have not received any formal communication from the relevant authorities. Thus, any information in circulation about the settlement plan might be speculative. We encourage stakeholders and the public to rely exclusively on official communications for accurate information. अब इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पीछे ना बहुत बातें हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी रूमर्स आ रहे हैं, ये रूमर्स तो 6 महीने से आ रहे हैं, तो आज इनको क्यों याद आया कि इसकी क्लैरिफिकेशन दें? तो पैथेटिक बात है। इस पे तो इनकी जो है ना क्लास होनी चाहिए। जब रूमर शुरू हुआ है और एक हफ्ता 10 दिन चला है रूमर, ये तो 6 महीने पहले रूमर आया था, तब भी ओजीडीसी 110 पे जाके फिर वापस 75 पे ले आए थे उसको। उस टाइम पे इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी। और ये बात जो इन्होंने कही है, ये मतलब बिल्कुल कोई ऐसी बात है। देखें, हुकूमत ने कहा है, ये तो स्पेकुलेशन जो बात कर रहे हैं या ये हम इस तरह करेंगे, ये तो हुकूमत ने कहा है। ये तो इसहाक डार साहब कह के गए हैं कि भाई हम इस तरीके से करेंगे। इस पे इतने हुकूमत की तरफ से भी बयानियां आए हैं, टीवी पे हर अखबार, मतलब हफ्ता हो गया, हर चैनल पे खबर चली। उस वक्त ये सोए हुए थे। ठीक है, असल में स्पेकुलेशन फैलाने वाले भी हुकूमत हैं और ये कंपनी भी हुकूमत की है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड कि अगर इस तरह सेटलमेंट करने का इरादा हुकूमत ने किया भी है, तो जब तक वो फाइनली हुकूमत की तरफ से अप्रूवल नहीं होगी, वो इस कंपनी को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। तो उस हिसाब से अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो सच कह रहे हैं, चाहे इतने दिनों बाद कह रहे हैं, पर बात वो सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ने इसको सेटल नहीं करना इस तरीके से। बट एट द सेम टाइम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ खदशात का इजहार, वो एक हमने न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने शेयर किया और कुछ और बातें कही जिनसे हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने ये जो बातें कही हैं शायद वही गलत कही थी जो पिछली हुकूमत ने कही थी। तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जो इख्तियार में लोग होते हैं वही इख्तियार को मिसयूज़ करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा निज़ाम ऐसा ही है, जिसको भी इख्तियार मिल जाए वो ऐसे ही करता है। वो एक लतीफ़ा है, किसी ने एक बंदा जो है किसी सरकारी दफ्तर गया, तो उसने जो है ना वहाँ पे पीएन से पूछा कि भाई मैं अंदर जा सकता हूँ। पीएन ने कहा नहीं। वो पीएन के पास ही बैठ गया। फिर वो देख रहे इतने बाद इतने लोग आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, पीएन किसी को नहीं रोक रहा। और बंदे को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं।
उसने पूछा कि यार तूने मुझे रोक लिया है, इन सबको क्यों नहीं रोक रहे? तो आगे पीएन कहते हैं भाई इन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। और जब किसी ने पूछ लिया तो पीएन ने अपने आप को उस जगह का बादशाह समझ लिया और उसने कहा नहीं। वही बात है, पाकिस्तान में जो है हर रिश्वत लेने वाला, हर चोरी करने वाला, डाके डालने वाला, 5-5 रुपए का जो है ना फ्रॉड करने वाले दुकानदार, वो ये कह रहे होते हैं कि जी हुकूमत हमारी करप्ट है इसलिए हमारा ये हाल है। तो वो ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम ऐसा है कि जिसके पास ताकत आती है वही उसको मिसयूज करता है। अच्छा, कहने का मकसद इसमें हमारा ये है कि कुछ तो हमने आपको बातें पहले कही कि क्यों हमें लग रहा है कि ये मामला खटाई में पड़ रहा है, और ऑनेस्टली हमारा तो 2 दिन पहले इसका स्टॉप लॉस जो हमने अपना लगाया था वो हिट हो गया, तो हम तो इसमें से निकल चुके हैं पहले ही। और अगर ना निकले होते तो आज की ये न्यूज़ पढ़ते ही हम निकल जाते। लेकिन ये जो इतने दिन गुजर जाने के बाद इनकी जो न्यूज़ आई है, ये कुछ डाउट्स क्रिएट करती है। ये भी हो सकता है कि ये न्यूज़ ओजीडीसी की मैनेजमेंट के थ्रू इसलिए निकलवाई गई हो ताकि आपके मेरे जैसे लोग इसमें से निकल जाएं, और फिर थोड़ा सा ये लो जाए और वहां से फिर इसको कोई ना कोई उठा ले। तो इसलिए दोनों चीजें अब सामने आ गई हैं टेबल पे कि वो डाउट्स के जिसकी वजह से ये खबर झूठी हो सकती है, और वो डाउट्स भी बता दिए हैं कि जिसकी वजह से ये खबर सच्ची हो सकती है। इसलिए अब आप खुद सोच लें, हमने फॉर द टाइमिंग तो इसमें से, लेकिन हमारे पे ना चलें आप। उसकी वजह ये कि देखें, अगर हमें किसी टाइम पे 2 दिन बाद ऐसा लगे कि ले लेना चाहिए दोबारा से, या ये 90 पे चला जाए, वहां पे हम सोचे कि ले लें, तो हम ऑनलाइन ऑन द स्पॉट तो नहीं ना आपको बता सकते कभी मैं अभी खरीद रहा हूँ या इसने खरीदा या उसने खरीदा। तो हर किसी ने अपना फैसला खुद करना है, और ये भी हो सकता है कि हम आज खरीद दें कल बेच दें, ये भी हो सकता है हम खरीद के 10 साल के लिए रख लें। तो इसलिए हर बंदे ने अपना फैसला खुद करना है। हम सिर्फ ये न्यूज़ की बेसिस पे एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर देख लें। लेकिन फिर भी ये है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अब ये देखें ना, जब ये ओजीडीसी की खबर आई, और ये खबर तो 3/24 पे आई थी, लेकिन बात वही है कि कुछ लोगों को ये खबर पहले से मिल जाती है कि आने वाली ये खबर, उन्होंने ओजीडीसी में पहले से ही बेचना शुरू कर दिया। ये देखें 2:30 बजे जुमे के फौरन बाद ही वो नीचे जाना शुरू हो गया था, और जब तक वो खबर आई 3/24 पे, वो पहले ही 101 रुपये पे आ चुका था। उससे पहले वो था 102 रुपये पे, और वहां से फिर वो एकदम 99 तक आया, और फिर थोड़ा हल्का सा ऊपर गया, फिर वापस 99 के आसपास क्लोज हुआ। तो इसमें जो है ना, आप खुद देख लें, लेकिन ये है कि इस खबर को बेस बना के ये हो सकता है कि इसको थोड़ा सा नीचे ले जाया जाए माल छुड़ाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि वाकई में ये खबर सच्ची हो और सर्कुलर डेट ना आना हो, फिर और नीचे जा सकता है। तो एक बहुत ऐसी ट्रिकी सी सिचुएशन है, और हम फिर ऐसी सिचुएशन में कोशिश करते हैं या तो बहुत ही थोड़े से शेयर्स खरीदें या फिर बाहर हो जाएं, क्योंकि वो फिर इतनी मुश्किल से हम मेहनत करके जो दूसरे शेयर से पैसा बनाया है वो ये खा ना जाए। अच्छा जी, और इसमें अच्छा एक और बात, एक एनालिस्ट हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आई थिंक चलें याद रहे तो बाद में बता दूंगा। वो वैसे अल्फला सिक्योरिटीज़ में होते हैं, उनका चैनल है वो, उनको मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। तो उन्होंने एक खदशा रेज किया था, कब किया था, हाँ ये जिस दिन खबरों में जो है ना वो आ रहा था, सर्कुलर डेट का हर टीवी चैनल पे जब आ रहा था कि आईएमएफ ने प्रूव कर दिया, हालांकि भिजवाया था इन्होंने, लेकिन ये खबरें चल रही थी। हमने भी रेज किया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा थोड़ा सा मतलब उसको हाईलाइट किया था। वो ये कहा था कि देखें अगर तो सर्कुलर डेट को सेटल, ये जो सर्कुलर डेट सेटल कर दिया, जैसे स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके गए, एक बयानिया है जिसको शहबाज शरीफ ने अपनी आखिरी तकरीर में यूज किया, और यही हमने कहा था कि वो करना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर सर्कुलर डेट को सेटलमेंट हो जाती, ये भी एक बयानिया होता कि यार इतने सालों से जो डेट, इतना सर्कुलर डेट बढ़ गया था, वो हमने सेटल किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब ये डिसीजन ही लेना था ना कि ओजीडीसी एकदम जो है ना वो पीपीएल उन पेमेंट हो और वो डिविडेंड दे दें। अगर इसको करना होता तो इस तरह ऐसे ऐसे डिसीजन होता, और अगर ये करना इतना ही आसान होता तो पिछली हुकूमत
अपने ही टाइम पीरियड के अंदर, अपने ही दौर में ये करके जाती ताकि वो बयानियां बना सकें। और अगर वो नहीं कर सके तो दाल में कुछ काला हो सकता है। इसलिए जो है ना, ये एक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात, ये मतलब बात बड़ी लॉजिकल लगती है। अब ये देखें कि ओजीडीसी यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ, जिस तरह ये गिरा, जैसे जैसे गिरा वैसे ही मार्केट भी गिरी, यानी कि इसने आज मार्केट को ड्रैग किया है। एक शेयर कई दफ़ा जो है ना मार्केट पे इतना वो भारी पड़ जाता है कि ठीक भी चल रहा हो तो सब कुछ उससे जो है ना इम्पैक्ट होता है। एक हाल ही नहीं, सारी बात है, पीपीएल में भी प्रेशर आया, एसएनजीपी में भी आया, लेकिन ये है कि ये मार्केट को नीचे ले आए और इनकी वजह से मार्केट थोड़ी डाउन रही, वरना शायद स्टेबल रहती अगर ये खबर ना आई होती तो। अच्छा जी, तो ये ओजीडीसी का मसला हल हो गया। अब अच्छा, कल हमने ना आपसे वो एक जिक्र किया था, लेकिन उसमें कुछ डिस्कशन करनी रह गई थी। हमने आपसे कहा था कि हमारे एएलटीएन एलपीएल में लॉक लगे, लेकिन हमारी जो है ना कारकर्दगी बेहतरी ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरा। उसमें हमने एक तो एटीआरएल का बताया था कि ऊपर गया, और एक हमने बताया 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 नहीं था, तो वो हम आपको बता देते हैं। इस पे हम, ये केटीएमएल है, इसकी कंपनी ने जो शेयर्स बायबैक करने, इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। इस पे अलग वीडियो भी बनाई थी जब इनका बायबैक स्टार्ट हुआ था, और इसका जो है आपका जो है शेयर बायबैक की एक अलग वीडियो बनाई थी। वो आप, अच्छी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो इंफॉर्मेटिव है। जो भी कंपनी अपने शेयर्स बायबैक अनाउंस करती है उनका एक एनालिसिस है, तो वो आप देख लें। तो इसमें ये देखें, इसको हम 6 महीने का क्विकली, हमने शुरू में कहा था कि 6 महीने के बाद हम इस पे एनालिसिस करेंगे। अब सेपरेट वीडियो तो मुश्किल है, इसी में समझ लें आज ही उसका एनालिसिस हम कवर कर लेते हैं। ये जब शेयर बायबैक इसने अनाउंस किए थे ना, तो उसमें थोड़ी सी इसमें ना झटके लगे। यहाँ से देखें, ये शुरू में 50 तक आई, फिर नीचे चली गई, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जानी शुरू हुई। अभी शेयर बायबैक की डेट नहीं आई थी, तब तक भी ये काफ़ी ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी। और जिस दिन शेयर बायबैक का पहला दिन था, वो आई बिलीव ये वाला था 13 मार्च, उस दिन इसकी वैल्यू थी 60 रुपये, और ड्यूरिंग द डे वो मेरे ख्याल है 62 तक भी गया था। तो बज़ाहिर लोग सोच रहे थे कि यार इतना ऊपर आए, अब कंपनी ने शेयर्स लेने, अब तो और ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसको लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, और ये यहाँ पे 51 52 के आसपास इसको रखा। अच्छा, इसमें जो है ना, ये देखें, कभी किसी दिन में 3500 है, इस पे जो है ना थोड़े से 45,000, मतलब को खास इसमें जो है ना नहीं हुई, वॉल्यूम नहीं लगे, और अच्छी खासी इन्होंने बाइंग करनी थी। लेकिन फिर होता ये था, इसको हमने काफ़ी क्लोजली फॉलो किया, कि ये कोई एक दिन आता था जहाँ पे ना इस पूरे दिन में भी जो है ना कोई 1 मिनट ऐसा आता था जिसपे ये जो है ना 2 लाख ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो जाते थे। ये जैसे कि यहाँ पे 282, इस तरह 1 सेकंड में जो है ना कोई इधर से उधर हो जाता था माल। इतना कम वॉल्यूम लग रहा है, तो एकदम इतने ज़्यादा बायर्स कैसे आते? हमें लगता है कि इस कंपनी ने काफ़ी जो है ना कुछ मिली भगत की है, किसी न किसी को साथ मिलाया है, और वो जो भी पार्टी थी वो इसके, और शायद बहुत सारी दूसरी कंपनी भी ऐसी करती हों, लेकिन ये ऐसी मैनिपुलेशन है जो बज़ाहिर साफ नज़र आ रही है सामने ना, लेकिन एससीसीपी कुछ नहीं करता। तो कि मतलब कोई पार्टी जो है ना इसकी वैल्यू ऊपर ना जाने दे, जैसे ही वो ऊपर जा रही थी तो उसको वो अपनी तरफ से बेच देते थे, वो नीचे आ रही होती थी वो खरीद लेते थे। इसमें बीच में एक ऐसा दिन लगा था जिसमें इन्होंने अच्छी खासी, अब वो दिन हमें याद नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये है ना, शायद यही दिन हो, 1.60 मिलियन की जो है लगी, वॉल्यूम लगा। तो इस पे जो है ना इन्होंने, एक दिन ऐसा हुआ था कि इन्होंने वो, इसको लोड लॉक एकदम लग गया, 1 मिनट में लोड लॉक लगा और 1 मिनट में अपर के पास भी आ गई। यानी कि उन्होंने वही फिरकी फेरी कि एक तरफ जो है ना लोड लॉक पे अपनी सारी बाइंग लगा दी, और दूसरी तरफ जो है ना सारे के सारे अपने दूसरे अकाउंट से सेल कर दिए। तो जी, बीच में कुछ लोगों ने अगर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो उनके फारिग हो गए बीच में। लेकिन हमें तो इनकी कुछ गेम समझ आ गई थी। उस दिन हमने भी लोड लॉक से थोड़ा ऊपर इसमें 10,000 शेयर्स खरीदे, और फिर 1 रुपया ऊपर गया, वैसे तो 4-5 रुपये ऊपर चला गया था, लेकिन हमने 1 रुपया ऊपर जाती, क्योंकि रिस्क होता है ना इसमें कि क्या पता ना जाए, तो हमने बेच दिए थे। वो एक दिन में 10,000 की दिहाड़ तो लग गई थी, लेकिन इस किस्म की हरकतें इन्होंने बहुत की हैं। और अब इनका वो टाइम ख़त्म होने लगा है, तो पिछले 1-2 दिनों में जो है ना इसकी ये
ये देखें कल इसको सबसे ज़्यादा इसमें इतने अरसे में ट्रेडिंग हुई है 5.8 मिलियन की, और इसको अपर लॉक लग गया था। तो हमने ज़्यादा इसकी सेलिंग तो कर दी हुई थी, हमारा एवरेज रेट को 50 था, हमने 54 तक सेलिंग कर दी थी, लेकिन कुछ थोड़े से शेयर रखे हुए थे तो उनमें कल हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि वो अपर लॉक लगा तो हमने निकाल दिए, और आज तकरीबन वहीं पे क्लोज हुआ है। अब हमने कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में किसी में जिक्र किया था, हमें याद नहीं किस दिन की वीडियो है, अगर आप हमारी रोज़ वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पहले इसका हाई लगा था, हो सकता है ये इस महीने के अंदर अंदर एक दफ़ा इस हाई तक इसको ज़रूर लेके जाएं। तो वो तो आ गए हैं। अब ये बेहतर जाने इनके, अगर थोड़े से और 2 दिन में इन्होंने काफ़ी परचेजिंग की, आज भी 2.4 मिलियन की है। अब हमें ये पता नहीं इनके कितने शेयर्स रह गए हैं। अब ये चाहें तो हो सकता है इसको एक दो और अपर लॉक भी लगा लें, लेकिन ये भी हो सकता है यहीं तक रखें इसको वैल्यू, या यहाँ से वापस नीचे ले आएँ। बहरहाल हमने इसमें जितनी, क्योंकि ये वो शेयर हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हमने रखे थे, हमने सिर्फ इनकी इस मूव से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। ये जो शेयर बायबैक की मूव होती है, तो इसलिए हम इससे एग्जिट कर गए हैं। लेकिन ये अब अगले कुछ महीनों में ये पता लगेगा इन भी और बाकी तमाम शेयर्स को कि जब एक दफ़ा ये कंपनियां शेयर्स बायबैक कर लेती हैं तो उसके अगले 6 महीने में वो शेयर कैसा परफॉर्म करता है। ये एक नई लर्निंग होगी कि क्या उसके बाद वो शेयर को, चांसेस ये होंगे कि वो शेयर को ऊपर लेके जा सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकते हैं। जैसे बहुत सी कंपनियों ने इस दफ़ा बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंस किए, ये भी हो सकते हैं कि इन्होंने अब आधे शेयर, काफ़ी सारे शेयर जब बायबैक कर लिए हैं, अब वो कोई 20-25 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त प्रेशर में है। इनकी वैसे अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस पिछले साल की 15 थी और इस साल की ईपीएस कोई ख़ास नहीं है। तो उस हिसाब से तो हम नहीं समझते कि वो ज़्यादा डिविडेंड देंगे। हिस्ट्री भी इनकी अच्छी नहीं है और टेक्सटाइल सेक्टर वैसे ही कुछ नहीं देता। लेकिन ये है कि क्योंकि शेयर बायबैक किए हैं तो हो सकता है ऐसा कोई हरकत कर भी दें। बहरहाल हमने तो इससे जितना फ़ायदा लेना था मेरा ख्याल है हमने ले लिया है, और इसका हमें कल कुछ फ़ायदा हुआ, और अब आज हमने इसको नहीं देखा। आज वैसे 62 तक गया आज भी, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया। अच्छा, और आज वैसे क्विकली अगर देखें एलपीएल भी थोड़ा सा ऊपर गया, तो हमने तो देखें इसमें फिर इसी तरह रखे हैं, हमारे पास थोड़े शेयर्स इसके हैं। तो हमने जब शुरू में सुबह ही थोड़ा ऊपर खुला तो वहाँ पे हमने 5,000 शेयर्स बेच दिए। जब वो नीचे आया 29.50 पे तो हमने वो 5,000 वापस खरीद लिए। फिर जब ये नीचे गया यहाँ पे हमने को 2-3 हज़ार और ख़रीद लिए 29 पे। अब ये कल एक्स होगा, तो एक्स होके खुलेगा 14 रुपये पे। अब वेरी इंटरेस्टिंग टू सी मंडे को जब खुलेगा कि देखें एएलटीएन थोड़ा सा फ़र्क है। एएलटीएन जो है ना वो भी आज एक्स होके खुला, इसका हमने शायद गौर ही नहीं किया था, आज ही एक्स हो गया ये। लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं गया, नेगेटिव में रहा, क्योंकि एएलटीएन के बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन एलपीएल का लोगों को अंदाज़ा है कि वो अच्छी कंपनी परफॉर्म करती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग होगा मंडे को ये शेयर कैसा परफॉर्म करता है। बहरहाल हमारी तो वही स्ट्रेटेजी है कि जब 14 पे खुल के अगर तो वहाँ से वो कोई अच्छी मूव देता है तो हम कुछ शेयर बेच देंगे, अगर 14 से नीचे जाता है हम कुछ शेयर और ख़रीद लेंगे लॉन्ग टर्म का सोच के। और लॉन्ग टर्म हमारे नज़र में कम से कम 1 साल होता है। ये और बात है रिटर्न कई दफ़ा एक हफ्ते में भी आ जाता है जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है, लेकिन वैसे हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो कम से कम 1 साल होती है। अच्छा जी, फिर और क्या हुआ आज? आज हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ ना, उसकी सैफ पावर की बोर्ड मीटिंग कल थी और आज सुबह सुबह उसका हुआ, और वो जैसी आई उसमें वो अच्छा खासा वो उसमें प्रेशर आ गया। अब बात ये है कि बोर्ड मीटिंग्स होने का, हर बोर्ड मीटिंग का ये मतलब तो नहीं होता कि इसमें डिविडेंड ही अनाउंस होगा। लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं। इन्होंने बोर्ड मीटिंग वैसी रखी हुई थी, फाइनेंशियल रिजल्ट भी नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा भी नहीं था कि हमको डिविडेंड शिविडेंड देंगे। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक इनका एक सैफ सीमेंट था उसको बस हम ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक अनलिस्टेड सब्सिडरी थी, उसको वाइंड अप कर दें, तो उसकी अप्रूवल लेनी थी शेयर होल्डर से। तो अब इसमें तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस कंपनी का कुछ एसेट्स इन्होंने बेचे थे जिनका आगे डिविडेंड ये देंगे, पता नहीं कब देते हैं, लेकिन इन्होंने खुद कहा था कि हम देंगे। लेकिन एक एनालिसिस का बाद में टाइम मिला तो हम देख लेंगे कि वाइंडिंग अप करने से क्या वो बेनिफिट ज़्यादा होगा या उतना ही बेनिफिट था जो लास्ट टाइम हो चुका है। हमारे ख्याल में उतना ही था, लेकिन फिर भी। तो बहरहाल ये एक मीटिंग थी, उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो शेयर होल्डर्स की से अप्रूवल लेनी है, वो मीटिंग रखेंगे। तो लोगों ने इस मीटिंग से भी एक्सपेक्ट किया था कि डिविडेंड आएगा, वो देखें बिला वजह ही जो है ना 1 रुपये से ज़्यादा गिर गया शेयर।
बहरहाल अब इसमें हमें लगता है कि जब इसकी ये अपने ईयर एंड के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, बोर्ड मीटिंग जब अनाउंस करेंगे तब शायद तेजी आए। बीच में आ गई तो आ गई, पता नहीं। लेकिन ये है कि इनसे वो उतने ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। फिर जी आज हम रिजल्ट्स देख, एक मिनट, और कोई चीज़ है जी इसमें। हाँ, बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई आज, जिसमें अटक ग्रुप की जो हमने कल जिक्र किया था, एपीएल की हुई, फिर पीओएल की हुई। तो उसके बाद हल्की सी मूव उनमें आई, लेकिन फिर वो प्रेशर में आ गया। असल में वही ओजीडीसी वाली न्यूज़ की वजह से मार्केट ही प्रेशर में आ गई थी, तो उस वजह से आहिस्ते आहिस्ते भी प्रेशर में रहे। लेकिन हमें लगता है कि अगले एक हफ्ते में इनमें अच्छी मूव रहेगी, इसमें भी और पीओएल में भी। कभी कभार ये भी होता है कि बिला वजह, मतलब आमतौर पर बोर्ड मीटिंग के बाद शेयर ऊपर जाता है, लेकिन जान के एक दो दिन प्रेशर में रखा जाता है ताकि लोग कहें कि नहीं ये तो मूव दे नहीं रहा, लोग निकल जाते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं। तो थोड़ा सा वॉचफुल होना चाहिए इस पर, लेकिन हमें बज़ाहिर ये ठीक लग रहे हैं। एटबा ने भी अनाउंस की, उसमें भी हल्की सी मूव बनी, फिर वो नीचे आ गया, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्री ऑटोज ने अनाउंस की, और एफएमएल आई थिंक फिरोज मिल्स है ये, उन्होंने भी अनाउंस की। तो आप अगर उन दो कंपनी में काम करते हैं तो आप उसको चेकआउट कर लें। और अब हम रिजल्ट्स पे आते हैं। रिजल्ट्स आज हमने रिजल्ट्स के पेजेस पहले से खोल लिए ताकि थोड़ा सा लोडिंग टाइम में बचत हो सके। अच्छा, ये तो अभी खोला था, ये तो सैफ पावर का है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया ओजीटीसी। हाँ, रफान मेज के आए हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं इस दफ़ा पिछली दफ़ा से कम आए हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। इरफान और क्या है यार, आरपीएम, ठहरो, इरफान इस आरएम है। हाँ जी, ये इनकी देखें ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका ना, देखें अब 8,500, अब इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और जो ये पे आउट शेयर भी देते हैं इन्होंने, को देखें ना, अब कोई ख़ास नहीं दिया, मतलब दिया तो है लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कोई ख़ास नहीं है। 75 रुपये सिर्फ, 75 रुपये पिछले क्वार्टर में दिए थे, यानी कि साल में 300 रुपये देंगे, और 8500 का शेयर जो है वो 300, यानी कि डिविडेंड शील्ड 3% बन रही है। लेकिन इसमें इस जैसी कंपनी में, इसमें है नेस्ले हो गया, और वो जो है यूनिलीवर, उनमें फ्री फ्लोट इतना कम होता है ना, ये शेयर किसी के पास है ही नहीं। ये जो शेयर है ना 7,74,000, ये भी शायद इन्हीं के डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों के पास होंगे। तो वो फिर ऐसे शेयर्स को जिसमें जो है ना आम पब्लिक की होल्डिंग ना होने के बराबर हो, तो उसको जितनी मर्जी उसकी वैल्यू हो, बुक वैल्यू उसकी थोड़ी बन रहे हो, ये उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। हम आपको एक कंपनी दिखाते हैं, अल्लाह वसाया टेक्सटाइल या फिशिंग, पता नहीं क्या चीज़ है। ये है जी इस टाइम पे 1760 पे, लेकिन ये अगर हम इसका 3 साल का देखें, इसको जो है ना 4100 पे भी लेके गए। ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स देखें, एक 179, और ये इस साल लॉसेस में, शदीद लॉसेस में उस वजह से कम आया। लेकिन अगर हम मान लें 22 में 180 रुपये, अब अटक रिफाइनरी के ईपीएस इससे ज्यादा है। ठीक है, और वो देखें भी 250 रुपये पे है, और ये जो है 2022 में ये देखें, एक्सक्यूज मी, 4,000 इसकी वैल्यू थी। ये क्यों है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका फ्री फ्लोट देखें 2,851 शेयर। ठीक है, ये तो जो डायरेक्टर ने अपनी जेब में रखे होंगे, और वो खुद ही एक अकाउंट से खरीदता होगा अपर लॉक पे, एक अकाउंट से बेचता होगा, इस तरह इन्होंने इसकी वैल्यू ऊपर ले गए हैं। मतलब ऐसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की जरूरत ही क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिस्ट, मतलब कोई स्टॉक मार्केट के भी रूल्स होने चाहिए ना यार, कि फ्री फ्लोट कम से कम 10% हो, तो फिर आप मार्केट में हैं। लेकिन ये कंपनियां जो है ना सिर्फ अपना एक रेपुटेशन बनाने के लिए हमारे ख्याल में ये इस तरह करती हैं, वरना ये क्या तो के यार 2,851 शेयर सिर्फ, और इतनी ओवर वैल्यूड इसको रखा हुआ है। कोई बेचारा गलती से सोच के ले ले तो वो तो सारी जिंदगी के लिए फंस गया इसमें। अच्छा जी, ये हो गया। अब पाकजन पावर, जिस तरह हमने इस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, लोगों ने तो लगाई थी, लेकिन हमने तो किसी लॉजिक की बेसिस पे लगाई थी। इन्होंने भी 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। ठीक है, इनका ईपीएस जो है 4.8, 9.37, यानी कि एलपीएल का जो ईपीएस था वो तकरीबन 5 रुपये था, इनका 9 रुपये है, उससे अच्छा है, लेकिन डिविडेंड सेम दिया। ये देखें पीकेजीपी, और हम यहाँ से एक और ओपन कर लेते हैं। वीडियो फिर आज लंबी हो गई है, कल अच्छी थी, लेकिन बातें जब ज़्यादा हो जाएं तो फिर करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ये देखें
पीकेजीपी का भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका अभी हमने ये 150 उसमें अभी तक शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये देखें, सेम टू सेम, ठीक है, एग्जैक्ट सेम। तो वो हमें पूरा पूरा अंदाजा था कि इसका इतना ही डिविडेंड आएगा और उतना ही डिविडेंड आया, लेकिन और इसको लॉक भी लगा जैसे ही आया, उसके बाद नीचे गिरी, फिर थोड़ी सी ऊपर आई, लेकिन थोड़ी नीचे क्लोज हुई है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है शेयर, इसलिए जाने को तो हमने कहा ना कि इसको यहाँ से 100 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऊपर लेके जा चुके हैं। एलपीएल इतना ऊपर नहीं गया था, उस हिसाब से इसमें था कि इसको इस खबर के और पहले से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसको इतने ज्यादा लॉक्स लगने की उम्मीद नहीं है। अब एक भाई ने पूछा मेरे से, सवाल हमसे किया जिसके बारे में हमने जिक्र करना ही था, लेकिन भाई ने भी पूछ लिया, अब नाम हमें याद नहीं उनका क्या है। उन्होंने कहा कि भाई जब पाकजेन ने डिविडेंड दे दिया तो फिर एनपीएल और एनसीपीएल में क्यों नहीं मूव आई। पहली बात तो यह है कि जैसी डिविडेंड आया वो मूव आई, ये देखें यहाँ पे ना 25.70 पे था और यहाँ से एकदम ₹1 ऊपर चला गया, लेकिन फिर वहां से सेलिंग आई और ये फिर थोड़ा नीचे क्लोज हुआ। इसी तरह एनसीपीएल में भी सेम हुआ, बिल्कुल सेम पैटर्न दोनों ने फॉलो किया। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि एक तो बात यह है ना कि लोग तो एक्सपेक्टेशन हम लगा चुके हैं ना एलपीएल के बाद कि इनमें भी आए गया डिविडेंड इतना, तो उसमें जो मूव कुछ इनमें ऑलरेडी बन चुकी है और कुछ जब उनका दिल करेगा बनाते हैं। लेकिन देखें एलपीएल और ये चारों हैं एक ही निषाद ग्रुप की कंपनीज, लेकिन फिर भी इनकी जो है ना मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर और वो सब कुछ डिफरेंट है। एलपीएल और पीकेजीपी का हमने हिस्ट्री को देख के आपको बताया कि क्यों ऐसा होता है कि जो एक कंपनी दे रही है वही दूसरी देती है। लेकिन निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर का ही देखें तो इन दोनों की ही हिस्ट्री मैच नहीं करती। अब निषाद पावर की बात करें तो वो इस साल ₹4 का डिविडेंड दे चुके हैं और पिछले साल ईयर एंड पे उन्होंने ₹2.5 का डिविडेंड दिया, ठीक है। और जो एनसीपीएल है उन्होंने पिछले साल ₹10 का डिविडेंड दिया, इस साल कुछ भी नहीं दिया। और पिछले साल से पहले आखिरी डिविडेंड जो उन्होंने दिया था वो 2019 में दिया था। और इसका जो हमने पावर सेक्टर का एनालिसिस किया था उसमें भी बताया था कि इनकी कैश फ्लो इतनी अच्छी नहीं है, एनपीएल की अच्छी है। असूली तौर पे तो एनपीएल को देना चाहिए ₹15 का डिविडेंड, ठीक है। और 15 का नहीं भी दें तो जितना उन्होंने कमाया वो सारा देना चाहिए, यानी कि उन्होंने अभी कितना कमा लिया है, 5 ये कमा लिया है और 5 और अगर कमा लें, ₹4 दे चुके हैं तो ₹6 डिविडेंड देना चाहिए। एक्स्ट्रा डिविडेंड वो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री क्योंकि मैच नहीं करती पीकेजीपी और एलपीएल के डिविडेंड के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों ने ₹15 का डिविडेंड दिया है तो ये दो भी ₹15 का डिविडेंड दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसी चक्कर में जो है ना ये उन्होंने खरीदा है निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर। और अगर इन दोनों शेयर्स ने ₹15 से ₹1 कम भी डिविडेंड दिया, वैसे तो हो सकता है ₹2-3 ₹4 का दें, और निषाद चुनिया पावर का चांस ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा दें, ₹10 तक का डिविडेंड दें, क्योंकि वो पिछले साल कर चुके हैं और इस साल कुछ नहीं दिया। और उनकी इस साल उनकी भी अगर ईपीएस देखें तो 2 क्वार्टर में उनकी अच्छी ईपीएस है, तकरीबन ₹4.5, और 3 क्वार्टर में बल्कि तकरीबन वही ना 7.5 तक चल रहे हैं, तो ₹10 कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से वो देना चाहें तो दे सकते हैं। तो एनसीपीएल का फिर चांस है कि थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड दे। बज़ाहिर एनपीएल में हिस्ट्री को देखें तो नहीं लगता। तो ये अब एक आप समझ लें कि ये एक रिस्क है। अगर इसमें डिविडेंड अच्छा ना आया, यानी कि ₹15 तक डिविडेंड ना आया, तो इसकी बोर्ड मीटिंग है मंडे को, तो इस पे लगेगा लोअर लॉक, ठीक है। और अगर इसने ₹15 का डिविडेंड दिया तो 26 की वैल्यू इसकी 15 निकालें, एक्स बनती है 11-18, वो बहुत ही कम है, सवाल ही पैदा नहीं होता, लॉक लाजमी लगेगा। अब ये रिस्क आपने खुद लेना है। हमें क्योंकि जो है ना अभी एलपीएल में भी हम कुछ, ठीक है, हमें टेंशन तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पैसे का नुकसान हो गया ना। हमने 32 भी उसकी वैल्यू अच्छी समझी थी और हमने उसमें ले लिया, और हमें थोड़ा सा वहां से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान है। तो हमने तो यही फैसला किया है, हम अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद लेके चलें, कि हम मंडे को जो है ना इसको इसको हम निकाल देंगे मीटिंग आने से पहले, ठीक है। वो हम देखेंगे कि सुबह मार्केट ऊपर जा रही है, प्रेशर है, क्या है, लेकिन हम इसको निकाल देंगे रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले। और अगर इसका कोई, या फिर हम यूं समझे कि 80% निकाल देंगे, हो सकता है कुछ रख भी लें।
तो उसमें ये है कि अगर तो मीटिंग अनाउंस होने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उसमें एकदम लॉक लग गया, तो हमारी किस्मत, वो प्रॉफिट मिस हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो हमने दूसरे शेयर से प्रॉफिट बनाया, इस बल्कि इस शेयर से भी बनाया, हमने तो इस शेयर को वो 16-17 पे खरीदा हुआ है ना, तो हम इसको जो है ना हम इस टाइम पे ये नहीं चाहते कि लोअर लॉक पे लग जाए और वहां पे जो है ना, मतलब क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने कोई 2-4 रुपए का डिविडेंड दिया ना, तो तो इसको 2-3 लोअर लॉक लग जाएं, तो वो रिस्क हमें ज्यादा महसूस हो रहा है उस गेन से जो इसके अपर लॉक लगने पे होगा। तो अब आप देख लें, आपके पास अगर ये शेयर है तो आपने क्या फैसला करना है। और जैसे कुछ एनालिस्ट कह देते हैं कि भी आप लोड लॉक पे जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा लें ये वो, लेकिन अगर ऐसा कोई रिजल्ट बहुत ही बुरा आया ना, यानी कि पे आउट बहुत बुरा आया, तो वो फिर खरीदार कोई नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता फिर उसका। तो इसलिए सोच समझ के आप अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला करें। तो प्राइमरीली यही रीज़न है कि शायद मार्केट जिस तरह हम सोच रहे हैं, इस तरह ही मार्केट में बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि ज़रूरी नहीं एलपीएल और पीकेजीपी का अच्छा डिविडेंड आया तो ये भी अच्छा डिविडेंड दें। इसलिए इसमें आज के पीकेजीपी के डिविडेंड के बाद भी कोई बहुत मतलब मूव वो सस्टेन नहीं कर सकी। लेकिन यू नेवर नो, इसलिए ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि रिजल्ट आने से पहले इसको अपर लॉक लग जाए और फिर रिजल्ट बुरा हो तो वहां से गिर जाए। तो आप ये भी इंतजार कर सकते हैं कि रिजल्ट के थोड़ा आने के आसपास तक वेट कर लें कि, लेकिन एलपीएल में ये हुआ था कि पहले उन्होंने लोड लॉक लगाया था रिजल्ट के डेट पे, फिर उसको अपर पे लेके गए थे, तो वो भी देख लें कि किस तरीके से आपने मैनेज करना है। अच्छा जी, डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई, अब जल्दी से हम सोच लें, हमने कुछ और तो नहीं कहना इससे पहले कि रोज़ हमें जूते मारने शुरू कर दें। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई हैं आज की हमारे ख्याल में, कोई रहेगी तो फिर बाद में कर लेंगे। और ये है कि जो है इस पे हमने शुगर सेक्टर का एनालिसिस करना है, लेकिन ज़ाहिरी बात है इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो अब तो नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि अभी 3 कंपनियों के फाइनेंशियल्स का जायज़ा रहता है। वो वीडियो ख़त्म होने के बाद सब कुछ हमने एडिट कर लिया, फिर एकदम ख्याल आया कि ओहो वो तो रह ही गए, फिर दोबारा से बना रहे हैं। अब अगली कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स अनाउंस हुए वो देखते हैं। पीआरएल क्या है जी, माशाल्लाह। तो इनके जो है ग्रॉस प्रॉफिट, माशाल्लाह सेल्स देखें कितनी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी तरह कम है। फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोन पे चल रहे हैं। और प्रॉफिट है पिछले दफ़ा 19-20 का ईपीएस था और अब 3 रुपए का है, तो कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया। वैसे 19 रुपए कमा के भी इन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो ये तो उस हिसाब से तो फारिग हैं। अब ये देखें जी, जब हुआ ये कि एक तो ओजीडीसी की वजह से मार्केट में प्रेशर चल रहा था, फिर पीआरएल का जब रिजल्ट आया तो बिला वजह अटक रिफाइनरी को जो है ना यहाँ पे डाउन कर दिया। कोई ताल्लुक नहीं है रिफाइनरी सेक्टर, ठीक है जब रिफाइनरी सेक्टर की कोई न्यूज़ आए फिर तो ठीक है कि वो न्यूज़ है तो वो सेक्टर की तमाम कंपनीज को इम्पैक्ट करे, लेकिन पीआरएल की इतनी गंदी ईपीएस होने से एटीआरएल की ईपीएस का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम पहले आपको दिखा चुके हैं, फिर दिखा देते हैं, देखें कितनी तबाही ईपीएस इनकी आ रही है और ईयर एंड की ईपीएस भी तबाही होगी। तो बिला वजह इन्होंने इसको गिराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट आने तक 249 से बेहतर होगा, अनलेस कि कोई बहुत बुरी खबर आ जाए, कोई आ जाए कि जी रिफाइनरी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, कुछ भी मतलब इस किस्म की ऐसी ना हो, तो फिर अगर नॉर्मल ट्रेडिंग होती रहे तो इधर से बेहतर ही होगा। आज बिला वजह इसको गिराया। रिजल्ट के बाद ये पे आउट क्या देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि फिर ये इसको कितना प्रेशर हो। अच्छा जी, तो पीआरएल के बाद है जी बलूचिस्तान व्हील्स ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है और उन्होंने कैश डिविडेंड दिया है 3.5, ये इंटरिम पे भी देते हैं, इसके भी रिजल्ट्स देख लेते हैं क्विकली। इनका जो है साल का जो ईपीएस है वो पिछले दफ़ा से कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है, सेल्स भी कम हुई हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड में है। 70 रुपए की थी कंपनी, वो अनाउंसमेंट आई कि कोई कंपनी इसको खरीदना चाहती है कुछ ऐसा, और ये 70 से 148 पे ले गए इसको। 148 पे जाने की कोई तुक नहीं है बिला वजह। कई दफ़ा कंपनियों में अनाउंसमेंट आती है कोई कंपनी खरीदना चाहती है तो वो कंपनी हिलती ही नहीं है अपनी जगह से। कई दफ़ा अनाउंसमेंट आती है तो उस शेयर को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो ये सारे जो है ना धोखेबाजी की ये बनाई हुई है गेम इन्होंने, कुछ पता नहीं है लोग क्या चाहते हैं। बहरहाल
हमने इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। हमने वैसे इसको, जब ये 70 पे था तो हमारी वॉच लिस्ट में ज़रूर था, क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड देते। देखें ना, अगर पे आउट देखें तो इसने इस साल में ₹4.5 का पहले दिया और अब कितने दिए, 3.5 दिया ना, 4.5 3.5 ₹8। तो ₹70 और ₹8 का डिविडेंड, तो उस हिसाब से वॉच लिस्ट में हमने रखा हुआ था कि अगर किसी टाइम पे ज़्यादा नीचे आए तो हम देखेंगे। लेकिन हम बिल्कुल इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो न्यूज़ आने के बाद भी हमने फॉलो नहीं किया। हालांकि हमने सोचा भी था करेंगे, लेकिन हमने इसमें जो है ना वो रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। इस टाइम पे हमारा फोकस सारा वो ऑयल और पावर की तरफ था। लेकिन अगर किसी ने किया है तो कमाल किया है। तो अगर इसमें इन्वेस्ट किया था, अब बहुत ऊपर निकल गया, अब तो उसको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए कम से कम। लेकिन हमने तो उसको देखा भी नहीं। लेकिन ये क्या कहें यार, बेगैरती स्टॉक मार्केट की, आम बंदे को कमाने नहीं देते। खुद जब दिल करे एक दिन में जो है ना, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में पैसे डबल करते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, और है जी, इब्राहिम फाइबर्स का रिजल्ट आया था और ये तो बिल्कुल ही फारिग रिजल्ट आया है, देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे प्राइस देख लेते हैं। प्राइस हमारी लगता है इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। ओ, इतना बुरा रिजल्ट आया और देखें 252 का है, अभी तक खड़ा है। और इसका देखें ना, ये वही बात, 5% फ्री फ्लोट, ये 15 मिलियन भी उनके अपने पास ही होंगे। लोगों को बिला वजह बस धोखा ही दे रहे हैं ऐसी कंपनियों से। कोई बीच में घुस जाए तो पता नहीं उसके साथ क्या हो, और कोई पता नहीं हो घुस जाए तो इसको यहाँ से 2500 पे भी ले जाएं। ऑलरेडी इसको अगर 5 साल का देखें, देखें ना, 60 रुपए से इतना ऊपर ले आए हैं और फाइनेंशियल्स बिल्कुल फारिग हैं। बहरहाल हमारा तो पिछले 2-3 सालों का ना यही तज्जिया रहा है कि ऐसे शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसे शेयर्स को ना देखना चाहिए, ना सोचना चाहिए ओहो यार ये मिस हो गया। हमें पता ही नहीं कि इस तरह के शेयर्स तक क्या करेंगे, तो मिस क्यों होना है। और इसमें कोई पता नहीं, आज अगर यहाँ से 250 से इसको 2500 पे ले जाएं, या 250 से 25 पे लें, तो इसलिए ऐसे शेयर्स में हम तो बिल्कुल नहीं जाते, और हम नहीं किसी को मशवरा देते। कोई फिर भी शुगर लगाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। तो फारिग, तो ये हो गया जी रिजल्ट्स कंप्लीट। तो इस तरह ना रिजल्ट्स का जायजा लेना चाहिए, और चाहे कोई कंपनी को आप फॉलो करें नहीं करें, एक दफा उसके रिजल्ट्स देख जरूर लेने चाहिए। इसी तरह से आपको कई दफा कंपनीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो वही बात, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ आप जो करना चाहते हैं कर दें, और अल्लाह के हवाले।